नमस्कार। सोचिए जरा 1947 का भारत। आज़ादी की सुबह है, लेकिन साथ ही करीब 550 से ज्यादा रियासतें हैं, छोटी बड़ी, जो ब्रिटिश राज से आज़ाद हो रही हैं। और उनके सामने तीन रास्ते हैं, या तो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग वजूद बनाए रखें। बिल्कुल। मतलब स्थिति कितनी कितनी ज्यादा जटिल और विस्फोटक रही होगी। हाँ, एक तरफ आज़ादी का जश्न, दूसरी तरफ देश के बिखरने का डर। भारत का नक्शा क्या शक्ल लेगा, किसी को अंदाजा नहीं था। और आज हम इसी मुश्किल और कह सकते हैं निर्णायक दौर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेजों के अंश हैं जिनका शीर्षक है भारतीय रियासतों का एकीकरण और संबंध। हाँ, ये अंश बताते हैं कि कैसे इन अलग थलग सी दिखती रियासतों को एक साथ लाया गया, भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को समझना, मतलब वो अहम घटनाएं कौन सी थीं, कौन सी समितियां बनी, और सबसे जरूरी वो लोग कौन थे जिन्होंने ये कर दिखाया। और खास तौर पे हम उस चुनौती पर ध्यान देंगे जो अंग्रेजों की नीति से पैदा हुई थी, हर रियासत को आजाद रहने का विकल्प देना। इससे तो भारत के कई टुकड़े होने का खतरा था। तो चलिए अब सीधे इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं आजादी से कुछ साल पहले। 1927 में एक बटलर समिति बनी थी। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए, बटलर समिति, जिसे औपचारिक तौर पे भारतीय राज्य समिति भी कहा जाता था, उसका गठन हुआ था ब्रिटिश भारत सरकार और ये जो देशी रियासतें थी, इनके आपसी रिश्तों को समझने के लिए। अच्छा। खासकर उनके बीच के आर्थिक और वित्तीय मामलों को देखना, उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। मतलब एक तरह से ये पता लगाना कि भाई ये जो राजनीतिक माहौल बदल रहा है, उसमें रियासतों का ब्रिटिश इंडिया के साथ क्या तालमेल रहेगा। यानी ये अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के बीच मामला साफ करने की एक कोशिश थी। पर क्या रियासतों ने भी अपनी बात रखने के लिए कुछ किया इस समिति के सामने? हाँ बिल्कुल, इन दस्तावेजों में जिक्र है कि रियासतों के जो शासक थे, उन्होंने मिलकर सर लेस्ली स्कॉट को अपना वकील बनाया था। ओह अच्छा। उनका काम था समिति के सामने रियासतों का पक्ष रखना, उनके अधिकार क्या हैं, उनके हित क्या हैं, ये सब बातें मजबूती से कहना। तो ये दिखाता है कि शासक वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर थोड़ा संगठित हो रहा था। ये तो हुई ऊपर की बात, शासकों और सरकार की। लेकिन उस वक्त रियासतों में जो आम लोग रह रहे थे, उनके बीच क्या चल रहा था? क्या वहां कोई हलचल थी? ये एक बहुत जरूरी पहलू है। देखिए, जहां राजा नवाब अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से बात कर रहे थे, वहीं उनकी प्रजा के बीच भी मतलब राजनीतिक चेतना फैल रही थी, काफी तेजी से। अच्छा। और इसका एक बड़ा सबूत है दिसंबर 1927 में बनी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, यानी AISPC। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, AISPC। ये तो कोई बड़ा संगठन लगता है रियासतों के लेवल पर। कौन लोग थे इसमें शामिल? किसने शुरू किया इसे? हाँ, ये वाकई एक बड़ा मंच बनकर उभरा। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इसके पहले ही सेशन में अलग अलग रियासतों से 700 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता आए थे। 700 से ज्यादा? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और इसे शुरू करने वालों में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभ्यंकर जैसे नेता थे। तो ये साफ दिखाता है कि रियासतों की जनता भी अब अपने हक मांग रही थी, लोकतंत्र चाहती थी। वो चुपचाप सब कुछ देखते रहना नहीं चाहती थी। और फिर मुझे याद आ रहा है, आगे चलकर यही AISPC राष्ट्रीय आंदोलन के और करीब आई, है ना? 1939 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। एकदम सही। नेहरू का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये सिर्फ कोई सांकेतिक बात नहीं थी। ये दिखाता था कि कांग्रेस और उसका बड़ा नेतृत्व रियासतों में जो लोगों का संघर्ष चल रहा था, उसे भारत की आजादी की लड़ाई का ही हिस्सा मानता था, एक अटूट हिस्सा। अच्छा। इससे रियासतों के आंदोलनों को भी एक मजबूती मिली, एक दिशा मिली, और राष्ट्रीय आंदोलन का दायरा भी बढ़ा। आप कह सकते हैं कि जमीन जुड़ने से पहले लोगों के विचार और उनकी उम्मीदें जुड़ रही थीं। समझ गए। तो आजादी से पहले ये सब चल रहा था, सरकार, रियासतें और जनता की आवाज। अब आते हैं उस सबसे मुश्किल वक्त पर, 1947, आजादी और उसके तुरंत बाद का समय। हाँ, 1947, वो साल जब सब कुछ बदल गया। दस्तावेज बताते हैं कि बड़ी तेजी से, मतलब हैरत अंगेज तेजी से, 15 अगस्त 1947 आते आते ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल होने का मन बना चुकी थीं। ज्यादातर मतलब कितनी? सैकड़ों थी। सोचिए, इतनी सारी अलग अलग इकाइयों का इतने कम समय में एक साथ आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक कामयाबी थी। ये तो कमाल की बात है, खासकर उस चुनौती को देखते हुए जो आपने शुरू में बताई थी, वो अंग्रेजों की नीति वाली। सही कहा।
अंग्रेजों ने जाते जाते ये कह दिया कि उनकी सर्वोच्च सत्ता पैरामाउंसी खत्म होने के साथ ही तकनीकी तौर पर हर रियासत पूरी तरह आजाद है। अच्छा। हाँ, मतलब वो चाहें तो भारत में मिलें, चाहे पाकिस्तान में, या चाहें तो बिल्कुल आजाद रहें। ये नीति तो भारत को तोड़ने वाली थी। एक झटके में सैकड़ों टुकड़े हो सकते थे देश के। बाप रे, अगर ऐसा हो जाता तो आज का भारत शायद ऐसा होता ही नहीं जैसा हम जानते हैं। खतरा बहुत बड़ा था। तो फिर इस भयानक स्थिति से देश को निकाला किसने? यकीनन किसी ने तो लीड ली होगी। बिल्कुल, और यहाँ इतिहास सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे आगे रखता है। ये दस्तावेज भी यही कहते हैं कि इस बेहद उलझी हुई और कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति को संभालने का जिम्मा सरदार पटेल ने अपने कंधों पर लिया। और उन्होंने अपनी जबरदस्त राजनीतिक समझ, डिप्लोमेसी और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती दिखाकर इस चुनौती का सामना किया। राजाओं से बात की, जनता का जो दबाव था उसका इस्तेमाल किया और बस एक ही लक्ष्य रखा, भारत की एकता। एक एक करके रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ा। यह सिर्फ कोई सरकारी काम नहीं था, ये राष्ट्र बनाने जैसा था। उनकी भूमिका तो वाकई ऐतिहासिक थी। पर जैसा होता है, क्या सभी रियासतें मान गईं? क्या 15 अगस्त 1947 तक सब ठीक हो गया था? नहीं, सब नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि 3 रियासतें थीं जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थीं। 3? कौन कौन सी? वो थीं जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ये तीनों ही अपने आप में खास मामले बन गए थे। वजहें अलग अलग थीं। किसी का आकार बड़ा था, किसी की लोकेशन ऐसी थी, या किसी के शासक की अपनी अलग इच्छाएं थीं। अच्छा, तो ये 3 बड़ी चुनौतियां थीं आखिर तक। इनका फिर क्या हुआ? कब तक ये मसले हल हुए? स्रोत ये भी बताते हैं कि भले ही ये 15 अगस्त तक शामिल नहीं हुई, लेकिन 1948 के अंत तक, 1948 खत्म होते होते इन तीनों का भी भारत में विलय हो गया था। यानी आजादी के बाद भी लगभग 1.5 साल लग गया इन तीनों को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनाने में। हाँ, प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार ये मुश्किल गांठें भी सुलझ गईं। चलिए, इन तीनों में से कश्मीर और हैदराबाद पर थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ खास जानकारी हमारे पास है। पहले कश्मीर की बात करते हैं, वहां क्या हुआ था? देखिए, कश्मीर के मामले में इन अंशों के हिसाब से वहां के महाराजा हरि सिंह पहले तो आजाद रहने का सोच रहे थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ तो हालात तेजी से बदल गए। तब महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर दस्तखत किए। विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। चूंकि रियासतें तकनीकी रूप से आजाद थीं, तो भारत में शामिल होने के लिए ये कानूनी दस्तावेज जरूरी था। इसमें लिखा था कि रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे मुद्दे भारत सरकार देखेगी। और फिर वहां की राजनीतिक व्यवस्था का क्या हुआ? हाँ, विलय पत्र साइन होने के बाद कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया और शेख अब्दुल्ला को पहले इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाया गया और फिर बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये उस समय की जो जटिल राजनीतिक हालात थे उसी का नतीजा था। ठीक है, अब हैदराबाद चलते हैं। वहां के स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का जिक्र है दस्तावेजों में। ये क्या था और ये क्यों हुआ? हैदराबाद, जैसा आप जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी और अमीर रियासतों में से थी और वहां के निजाम भी आजाद रहना चाहते थे या शायद पाकिस्तान से कोई खास रिश्ता बनाना चाहते थे। अच्छा। भारत सरकार जाहिर तौर पर चाहती थी कि हैदराबाद भारत में शामिल हो, तो ये एक तरह का डेडलॉक था। इसी के बीच बातचीत चलती रहे और मामला बिगड़े नहीं, इसके लिए 29 नवंबर 1947 को एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया गया, मतलब यथास्थिति समझौता। ये समझौता किन के बीच हुआ था? भारत सरकार की तरफ से कौन था? भारत सरकार की तरफ से थे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और हैदराबाद रियासत की तरफ से निजाम के प्रधानमंत्री मीर लैक अली। तो इस समझौते का मतलब क्या था असल में? क्या हैदराबाद भारत में मिल गया था इससे? नहीं, ये विलय बिल्कुल नहीं था। जैसा नाम है स्टैंड स्टिल, मतलब जहां हैं वहीं रुक जाएं। इसका मतलब था कि जो मौजूदा व्यवस्थाएं और रिश्ते भारत सरकार और हैदराबाद के बीच चल रहे हैं वो अगले 1 साल तक वैसे ही चलते रहेंगे। सिर्फ 1 साल के लिए? हाँ, जब तक कि कोई फाइनल फैसला ना हो जाए। ये एक तरह से टाइम खरीदने जैसा था दोनों तरफ के लिए कि वही शांति रखो, बातचीत जारी रखो। लेकिन ये चला नहीं शायद? नहीं, बाद में हालात बिगड़ते गए और आखिरकार, जैसा हमने पहले कहा, सितंबर 1948 में एक पुलिस एक्शन हुआ जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। उसके बाद हैदराबाद पूरी तरह से भारत में मिल गया। 1948 के अंत तक सब एकीकृत हो गए थे। समझ गई। तो जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के मामले दिखाते हैं कि जहां ज्यादातर विलय बातचीत और पटेल की डिप्लोमेसी से हो गया, वहीं कुछ मामलों में ज्यादा पेचीदगियां थीं और वक्त भी लगा। बिल्कुल। देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे भारत से जो बिखरने के कगार पर था। सैकड़ों आजाद रियासतें बन सकती थीं। हाँ,
लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे आज़ादी से पहले के जन आंदोलन जैसे AISPC, फिर आज़ादी के बाद सरदार पटेल का नेतृत्व और उनके डिप्लोमेसी, और साथ ही जो हालात बदल रहे थे, उन सब ने मिलकर पूरी तस्वीर बदल दी। बटलर समिति से लेकर 1948 में हैदराबाद के विलय तक ये पूरी यात्रा चुनौतियों से भरी थी, पर इसमें बातचीत भी थी, दबाव भी था, और अंत में नतीजा निकला एक एकीकृत भारत। ये एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल, और ये कहानी हमें सिखाती है कि राष्ट्रीय एकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाती है। इसे हासिल करने के लिए बहुत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, दूर की सूझ चाहिए और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। सही कहा। सरदार पटेल और उनकी टीम ने जिस तरह उन मुश्किल हालात में भारत को जोड़ा, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े जोड़ना नहीं था, ये करोड़ों लोगों की किस्मत को एक साझा भविष्य से जोड़ना था। और अब अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हमने देखा कि स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर रियासतें तो काफी जल्दी भारत में शामिल हो गईं और जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद भी देर सवेर 1948 तक आ ही गए। लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि आखिर इन 3 रियासतों के विलय में ही इतनी ज्यादा दिक्कतें, इतनी देरी या इतना संघर्ष क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ शासकों की मर्जी थी, या फिर उनकी लोकेशन, या वहां का धार्मिक ताना बाना, या कोई और बाहरी ताकतें भी थीं जिनकी वजह से इनका मामला दूसरों से अलग और ज्यादा मुश्किल बन गया? हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। हमारे पास जो अंश हैं उनमें इन खास वजहों का ज्यादा ब्यौरा नहीं है। सही कहा, पर यह निश्चित रूप से आगे और जानने और समझने का विषय है, सोचने वाली बात।